नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है हमारे इस एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्पेशल के बारे में, है कि नहीं। आपको मालूम है दोस्त कि हम आपको 2000 प्रश्नों का जो सीरीज कंप्लीट करवा रहे हैं, इसी सीरीज का आज का वीडियो नंबर कितना है? 47 नंबर है, ठीक है ना। यानी बात करें इससे पहले वाले यानी कि 46 यानी कि 46 तक वीडियो जो है हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। आप आराम से जाके एक क्लिक में देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्त। अब हम बात करते हैं एग्जाम के बारे में। देखिए दोस्त, आप बिहार के किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हो, जैसे में बीपीएससी हो गया, या फिर बिहार एसआई हो गया, बिहार एसएससी हो गया, या फिर बिहार पुलिस हो गया, साथ ही साथ बिहार सीजीएल हो गया। यानी कि बात करें कि बिहार राज्य स्तरीय किसी भी परीक्षाओं को तैयारी कर रहे हैं दोस्त, एक बार इस सीरीज को फॉलो करके देखिए। आपको खुद मालूम चलेगा ये सीरीज और ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्त, इस सीरीज में ना हम आपको बिहार में जितनी भी परीक्षाएं हुए हैं ना, उसका पी बाई क्यू पूरा इसमें इंक्लूड किया गया है। इस 2000 टारगेट वाला सीरीज में इसमें पी बाई क्यू कंप्लीट कराया गया है। साथ ही साथ जितने भी बीबीआई क्वेश्चन बन सकते हैं, सब के सब इसमें एनसीईआरटी बेस्ड पूरा कंप्लीट कराया गया है, ठीक है ना। अगर सच में इसको ईमानदारी पूर्वक व्याख्या सहित आप वीडियो को और सीरीज को ध्यान पूर्वक देखते हैं ना, बता रहे कहीं भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना दोस्त। तो चलिए हम बिना समय गए आज के वीडियो को देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो प्रश्न क्या है, 461 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना। यानी बात करें 460 तक हम पूरा प्रश्न कंप्लीट करवा दिए। आप आराम से जाके प्लेलिस्ट बना दिए गए बिहार स्पेशल के नाम से, हमारे चैनल पे आराम से जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रश्नों पे। देखिए दोस्त, हम आपको ना इस सीरीज में 3 तरह से क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं। कौन कौन सा? आपको पहले कंप्लीट करवा इजी, प्लस में आपको मॉडरेट, और उसके बाद से आपको हार्ड। यानी कि ये तीनों तरह से क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया जा रहा है, ताकि जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है नया नहीं लगेगा, ठीक है ना। इन तीनों तरह से जब क्वेश्चन आप अनुभव हो जाएगा बनाने का, तो आप यूं ही बना के निकल जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं और साथ ही साथ पूरी व्याख्या के साथ आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि ये बिहार की जो जनगणना है 2011 के अनुसार बिहार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये 3 कथन दिया गया है, ठीक है ना। इन तीनों कथनों को बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना। वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार से ये क्वेश्चन है। तो पहला कथन बोल रहा है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बहुत बढ़िया, ये सही है, ठीक है ना। दूसरा बोल रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है? शिवहर है, ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है कि न्यूनतम यानी कि मिनिमम जो जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो मुंगेर है, बल्कि दोस्तों ये मुंगेर नहीं होगा, ठीक है ना। ये कौन सा हो जाएगा? आपको कैमूर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? कैमूर हो जाएगा। यानी कि बात करें इन तीनों कथनों में मात्र 2 ही कथन सही है। कौन कौन सा? पहला है और दूसरा है। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि ये जो मुंगेर जो दिया है ना, ये मुंगेर ना होके कैमूर होगा। समझ में आ गया ना, इसी वजह से तीसरा कथन गलत है, ठीक है। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्यों? 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि 2011 के जनगणना अनुसार बिहार का जो जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है, ठीक है ना। 1106 यानी कि 1 किलोमीटर के दायरा में 1106 व्यक्ति रहते हैं। समझ में आ गया? इसी को बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। समझ में आ गया? अब पूछ रहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा कौन से जिला में जनसंख्या घनत्व है? तो शिवहर में कितना है? 1800 प्लस है, ठीक है ना। 1800 प्लस है, ठीक है ना। हम व्याख्या के माध्यम से भी देखेंगे, लेकिन ध्यान से समझते चलिएगा। लेकिन वहीं पे पूछ रहा है कि सबसे मिनिमम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो कौन सा जिला का है? तो कैमूर का है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप जब समझिएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक बार व्याख्या भी देख लेते हैं, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए व्याख्या ध्यान से देखिएगा। पहला कथन क्यों सही है? तो यही बात है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। और वहीं पर हम बात करें 2001 की तुलना करते हैं 2011 की जनगणना से, तो मात्र 2225 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। अब 2001 की जनगणना घनत्व कितना था? तो 881 था। तो मालूम है दोस्त कि 881, ठीक है ना, आप प्लस में कितना जोड़ लेंगे? 225, ठीक है ना। तो आपको 1106 के लगभग आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 225 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है डेंसिटी के मामला में, ठीक है ना। तो 2001 में जो था 1881 था, और 2011 में जनगणना घनत्व कितना है?
1106 व्यक्ति है। समझ में आएगा ना? तो ये चीज़ें आप दिमाग में डाल के रखिएगा। दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो शिवहर है। और भी कितना है शिवहर में? तो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। ठीक है ना? काहे आपको बताए हैं कि आपको 1800 प्लस बताए हैं, वहीं 1880। ठीक है ना? तो देखिए, और तीसरा कथन क्यों गलत है? तो देखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है ना वो कैमूर है, आपको बताए ही, लेकिन यहाँ पर लिखा कितना है था? मुंगेर लिखा है, तो इसीलिए तीसरा कथन गलत हो गया था। अब कैमूर की जो जनसंख्या घनत्व था सबसे मिनिमम में वो कितना है? तो 488 प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। ठीक है ना? इसीलिए ये मिनिमम जो है जनसंख्या घनत्व वाला जिला कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्याख्या के माध्यम से आप एक नहीं बल्कि 5 से 7 क्वेश्चन जो है आपको कवर कर लेते हैं। ठीक है ना? और यही वजह है कि हम आपको छोटा छोटा ही वीडियो बनाते हैं, या फिर जितना ही वीडियो बनाते हैं पूरी समझा कर और सारा चीज़ कवर कराते हैं, क्योंकि जिस दिन एग्जाम हॉल में आप बैठिएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन जब आए तो आप यूं ही बना के निकल जाइएगा। ठीक है ना? रटने वाला काम नहीं करना है दोस्त, स्टोरी के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न को। अगला जो प्रश्न क्या है? ये 462वां प्रश्न है। ठीक है ना? बोल रहा है ये ब्रायोनी पहाड़ी जो है ये बिहार के किस जिला में स्थित है? ठीक है ना? बिहार के आखिर किस जिला में स्थित है? ऑप्शन पर चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है गया में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है रोहतास में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है नवादा में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नालंदा में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, तो सबसे पहले एक बार मैप के माध्यम से समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं। देखिए, ये है हमारा बिहार। ठीक है ना? और इधर वाला जो एरिया है कैमूर है, ये वाला जो है आपको रोहतास है, और इधर वाला औरंगाबाद, यही जो है आपको गया वाला एरिया है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है आपको ब्रायोनी पहाड़ी आपको मिलेगी। ठीक है ना? यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गया हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो ब्रायोनी पहाड़ी है ये गया जिला में स्थित है। और गया जिला कहाँ पर है? तो दक्षिण बिहार में है। देखिए, ये बीचों बीच से गंगा नदी निकलती है, तो ये 2 भागों में बिहार को काट देती है। ये ऊपर वाले एरिया को उत्तर बिहार और नीचे वाले एरिया को दक्षिण बिहार। तो यही दक्षिण बिहार में गया जिला में ब्रायोनी पहाड़ी स्थित है। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? लेकिन चलिए हम आपको एक बार एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बता देते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, बोल रहा है ये जो ब्रायोनी पहाड़ी है ये बिहार के गया जिला में स्थित है। समझ में आ गया ना? तथा ये गया की ना सबसे ऊंची पहाड़ी है। कौन सी? ब्रायोनी पहाड़ी सबसे ऊंची पहाड़ी है। एक और बात तो दोस्त कि सिर्फ ये ब्रायोनी पहाड़ी नहीं बल्कि गया में और भी पहाड़ियां स्थित है, जैसे में ब्रायोनी के अलावा रामशिला, प्रेतशिला नामक पहाड़ियां भी गया में स्थित है। ठीक है ना? तो ये और भी चीजें आप याद रखिएगा, जब क्वेश्चन पूछता है ना तो कभी कभी इन दोनों से भी सवाल उठा देता है। तो आप चीजों को जब समझ कर रखिएगा ना तो आपको क्वेश्चन उठाए तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बच्चे ना बार बार मैसेज करते रहते हैं कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो दोस्त यार, हम आपको कितनी बार बताते हैं, फुल वीडियो देखिए। आपको लास्ट में हम टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप आराम से जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? सारा का सारा पीडीएफ दिया जाएगा रिवीजन करने के लिए। देखिए दोस्त, आपके फ़ोन में ना बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल हो गए। ठीक है ना? तो दोस्त एक बार वीडियो देखिए आराम से, उसके बाद पीडीएफ के चक्कर में पड़िएगा। ठीक है ना? पीडीएफ लेकर रख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद से आप रिवीजन करने के लिए टेलीग्राम दे देंगे, ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है ना? वहाँ से आपके पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना? तो आप आराम से इसको देखते हुए चलिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। ठीक है ना? बोल रहा है 463 नंबर प्रश्न। आपने एक सॉन्ग सुना है दोस्त, बिहार के होंगे या फिर बाहर के होंगे, तो आपने एक राष्ट्रीय राजकीय गीत सुना होगा, पता है कौन सा? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। ठीक है ना? ये जो है ना, यानी कि ये जो है बिहार का राजकीय गीत है। ठीक है ना? तो इसी के बारे में बोल रहा है कि नामक बिहार के राजकीय गीत को मान्यता आखिर कब प्रदान किया गया था? यानी कि मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये जो राजकीय गीत है इसको आखिर कब मान्यता प्राप्त किया गया था? ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है 2000 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 2006 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 2009 में, या फिर 2000 ऑप्शन नंबर डी है 2012 में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो हम आपको एक इमेज के माध्यम से भी लगा दिए हैं जो कि आपको कहीं भी दिक्कत ना है। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 2012 में ना इस गीत को बिहार का राजकीय गीत मान्यता प्राप्त किया गया था। समझ में गया ना? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं एक बार सॉल्यूशन के माध्यम से भी देख लेते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना है। ठीक है ना? तो देखिए, बोल रहा है बिहार के राजकीय गीत जो है मेरे भारत के कंठहार तुझको सतत वंदन बिहार को वर्ष 2012 में मान्यता प्रदान किया गया था। ठीक है ना? इसका जो संगीत था ना ये आखिर किसने? ठीक है ना, शिव कुमार शर्मा एवं हरिप्रसाद चौरसिया ने तैयार किए थे। यानी कि लिखा किसने था इस संगीत को? तो शिव कुमार शर्मा एवं हरिप्रसाद चौरसिया ने
तैयार किया था। और इसके गीतकार कौन थे? तो सत्यनारायण थे, ठीक है ना। यानी कि ये जो कवि थे कौन थे? रचयिता सत्यनारायण जी थे, ठीक है ना। तो एक बार में आप कितनी चीजें कवर हो गए आप खुद ही देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला जो है देखिए, इस बार जो है 71 बीपीएससी हुआ था ना दोस्त, 71 बीपीएससी, तो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था ना कि जो कि बहुत सारे बच्चे गलत भी किए थे और बहुत सारे बच्चे सही भी किए थे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आसान क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको मालूम आसान हो चाहे हार्ड हो, सबका एक ही नंबर मिलता है, ठीक है ना, जिस हिसाब से क्वेश्चन लगा होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला थ्योरी आप ध्यान से समझते चलिएगा, एक ही थ्योरी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो देखिए बोल रहा है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया है। कौन सा है दोस्त? गौरैया है, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं कि बिहार का जो राजकीय मछली है वो कौन सा है? मांगुर है, ठीक है ना। अब प्रथम जो है राजकीय भाषा कौन सा है बिहार का? तो हिंदी है। लेकिन वहीं पर बात करें द्वितीय राजकीय भाषा कौन सा है? तो उर्दू है। यानी कि पहला हिंदी है और दूसरा उर्दू है। और उसके बाद बात करें कि बिहार का जो राजकीय प्रतीक है वो कौन सा है? बोधि वृक्ष है। और वहीं पर बात करें कि जो वृक्ष है कौन सा है राजकीय वृक्ष? तो ये पीपल है, जिसके नीचे हुए, ठीक है ना, आपको भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है ना। तो ये पीपल याद रखिएगा। बात करते हैं इसका जो है राजकीय बैल कौन सा है, सॉरी राजकीय पशु कौन सा है? तो इसको याद रखिएगा बैल। और यही जो क्वेश्चन है ना राजकीय पशु 71 बीपीएससी में पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे तो भैंस मार के आए थे, है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को ध्यान से समझ के चलना है, नहीं तो आसान भी क्वेश्चन गलती हो जाता है, ठीक है ना। तो राजकीय जो पशु है कौन सा है? बैल है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना। आपको तो व्याख्या समझ में मजा आ जाता होगा, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्त घबराना नहीं है और रट्टा मारने वाले बिल्कुल काम नहीं करना, बिल्कुल समझ कर चलना है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 464 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है मुंगेर प्रमंडल में शामिल नहीं है? बोल रहा है नहीं है, ठीक है ना। और हम बार बार बोलते हैं कि जब भी नहीं पूछे तो इसमें एक गोला लगा दीजिएगा पेन से, ताकि आपको हाईलाइट होए और क्वेश्चन बनाने में आपको कहीं भी दिक्कत ना है, ठीक है ना। तो पूछ रहे हैं कि ये जो मुंगेर प्रमंडल है, ठीक है ना, आखिर ये मुंगेर जो है आखिर किस प्रमंडल में शामिल नहीं है, ठीक है ना। मुंगेर प्रमंडल में कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन पे चलते हैं तो जहानाबाद, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना। इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कि इनमें से कौन सा जो जिला है वो मुंगेर प्रमंडल में शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन जो है कौन सा? जहानाबाद, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये मुंगेर प्रमंडल में शामिल नहीं है, ठीक है ना। कौन कौन सा शामिल है? तो देखिए जमुई शामिल है, खगड़िया शामिल है, बेगूसराय शामिल है और ये 3 जो है, ठीक है ना, शामिल है। लेकिन बात करें जहानाबाद यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये शामिल नहीं है, किसमें? मुंगेर प्रमंडल में, ठीक है। तो आखिर किसमें शामिल है? तो चलिए इसके बारे में और भी चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है जहानाबाद जिला जो है, जहानाबाद जिला ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है, समझ में आ गया ना। मगध प्रमंडल के अंदर कितने जिले आते हैं? तो 5 जिले आते हैं। कौन कौन सा? गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद एवं अरवल, ये 5 जिले जो है ना ये मगध प्रमंडल के अंदर आते हैं, ठीक है ना। एक और बात, बहुत सारे बच्चे ना दिमाग में मन भटकता है कि सर बिहार में ना कितने प्रमंडल है, ठीक है ना, कितने कितने प्रमंडल है, ठीक है ना। तो दोस्त याद रखिएगा बिहार में जो है ना टोटल 9 प्रमंडल है। कितने हैं? 9 प्रमंडल है, ठीक है ना। और इसी प्रमंडल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद से बात करते हैं अगले थ्योरी के कि मुंगेर प्रमंडल में ना 6 जिले आते हैं। कौन कौन सा? मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय एवं खगड़िया, ठीक है ना। उसी प्रकार से बात करें पटना प्रमंडल में कुछ कितने जिले आते हैं? तो 6 जिले आते हैं। कौन कौन सा? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं रोहतास, ठीक है ना। तो ये जितने भी प्रमंडल है हम एक बार और भी पिछले वीडियो में कंप्लीट करवाए थे, पूरा प्रमंडल के बारे में बताए थे। एक बार और सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, पूरा प्रमंडल के बारे में चर्चा किया जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ तक आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, ताकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे उठाकर पूछ देता है, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत करने के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना। अगला नंबर जो प्रश्न क्या है ये 465 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है ये बिहुला महोत्सव है, ये विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में, ठीक है ना, बिहार के किस जिले में मनाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर है पटना, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सीतामढ़ी, या फिर ऑप्शन नंबर सी है दरभंगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है भागलपुर। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जो बिहुला महोत्सव है ना, बिहुला महोत्सव ये अगस्त वाले महीने में, ठीक है ना, बिहार के भागलपुर वाले जिले में मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाए। किस जिले में दोस्त? तो भागलपुर वाला जिला में मनाया जाता है, ठीक है ना।
बिहुला के बारे में अभी आपको बताया है कि ये भागलपुर वाला में माना है, लेकिन चलिए हम इसको और भी सॉल्यूशन के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए वही बात है कि बिहुला जो महोत्सव है ना, ये बिहार के ना भागलपुर जिले में विशेष रूप से मनाया जाता है, ठीक है ना। और ये जो महोत्सव है ना, ये लोक संस्कृति, पौराणिक कथाओं और नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। समझ में आएगा ना। तो इन सब चीजों का आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न क्या है, ये 466वां प्रश्न है। बोल रहा है ये जो मैथिली भाषा है ना, इसका विकास जो है निम्नलिखित में से आखिर किस वंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था, ठीक है ना। अब ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं आखिर कौन से शासनकाल के दौरान मैथिली भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ था, यानी डेवलपमेंट ऑफ मैथिली भाषा इन द, ठीक है ना, बिहार के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है ना। बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए चेरो, या फिर ऑप्शन नंबर बी है पिथिपुरु, या फिर ऑप्शन नंबर सी है उइनवार, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कर्नाट, ठीक है ना। यानी कि पूछ रहा है आखिर कौन से वंश के शासनकाल में हुआ था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो ऑप्शन नंबर डी, कर्नाट वंश के समय में ना सबसे ज्यादा डेवलप हुआ था कि कौन सा, तो मैथिली भाषा, ठीक है ना। अब हम समझ रहे थे कि आखिर मैथिली भाषा बोला कहाँ से जाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये चलो मैप बना देते हैं ताकि आपको मैप से बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। देखिए ये जो है बिहार है, और बिहार को पहले बांट देते हैं दो टुकड़ों में, यानी कि दो हिस्सों में, ठीक है ना। तो इसमें ये ऊपर वाला जो बिहार है, ये जो है आपको उत्तर बिहार बताएं, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहीं पर जो आपको बहुत ज़्यादा मैथिली भाषा बोला जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये कर्नाट वंश के समय में ना बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको आप जरूर याद रखिएगा। लेकिन चलिए हम आपको ना एक बार सॉल्यूशन के माध्यम से बता देते हैं ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कौन कौन से जिला उसमें आता है, ठीक है ना। तो देखिए ये मैथिली भाषा का जो विकास हुआ था, ये कर्नाट वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था, ठीक है ना। अब कर्नाट वंश का जो उदय है ये कब हुआ था, 1097 ईस्वी में मिथिला में हुआ था, ठीक है ना। कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। किसको, कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से बात करते हैं कि मैथिली भाषा जो है बिहार और झारखंड राज्यों और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा आदि जिलों में बोली जाती है। समझ में आएगा ना। तो हम आपको मैप के माध्यम से बता दिए और यहाँ पे थ्योरी के माध्यम से भी आपको बता दिए कौन कौन से जिले में बोला जाती है, ठीक है ना। ये वाला ऊपर वाला भी एरिया में आपको बहुत ज़्यादा भाषा का यूज किया जाता है, वो भी मैथिली वाला भाषा का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगला नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है ये थोड़ा सा कथन वाला है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है। तो बोल रहा है बिहार के मुख्यमंत्रियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये 3 कथन दिया गया और मुख्यमंत्रियों से संबंधित है, बिल्कुल आपको हिचकिचाना नहीं है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो पहला जो कथन बोल रहा है कि बिहार में सबसे लंबे कार्य अवधि वाले मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। देखिए दोस्त पहले जो थे महामाया प्रसाद सिन्हा थे, लेकिन अभी की बात करते हैं तो अभी के समय में कौन से हो गए, नीतीश कुमार जी है, ठीक है ना। नीतीश कुमार जी जो है, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा लंबे समय के कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के चिन्हित हुए हैं, ठीक है ना। तो अभी जो है पहला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, महामाया प्रसाद ना होकर नीतीश कुमार हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा कथन बोल रहा है कि बिहार में सबसे छोटे कार्य अवधि वाले जो मुख्यमंत्री है कौन थे, सतीश प्रसाद सिंह थे, ठीक है ना। तो दूसरा कथन सही हो जाएगा, ये मात्र 5 दिन तक ये शासनकाल में आए थे, ठीक है ना। तीसरा जो बोल रहे हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण थे, ये भी आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा कौन कौन सा कथन सही होगा, दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। अब ऑप्शन में चलते हैं तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और पहला इसलिए गलत हो जाएगा कि महामाया प्रसाद जो सिन्हा थे ये पहले थे लंबे समय का, ठीक है ना, लंबे समय के लिए मुख्यमंत्री के रूप में पहले महामाया प्रसाद सिन्हा थे। लेकिन अभी की बात करें तो नीतीश कुमार जी सी, ठीक है ना, जो कि 2005 के बाद अभी तक थे, अभी तो उन्होंने पदभार छोड़ के राज्यसभा में चले गए हैं, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, नीतीश कुमार जी जो सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री के पद पे विराजमान थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते एक बार व्याख्या के अनुसार देख लेते हैं। तो देखिए व्याख्या ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है कथन एक गलत है। कथन एक गलत क्यों है कि बिहार में अब तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है, नीतीश कुमार है, ठीक है ना। तथा इन्होंने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह को पीछे छोड़ यह उपलब्धि हासिल की है। समझ में आ गया ना। कथन दूसरा क्यों सही है, कथन दूसरा इसलिए सही है कि बिहार में सबसे छोटे कार्य अवधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे, सतीश प्रसाद सिंह। कौन थे, सतीश प्रसाद सिंह। ये वर्ष 1968 में ना इन्होंने केवल 5 दिन के लिए, कितने,
5 दिन के लिए मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित किया था, ठीक है ना, जो बिहार के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल माना जाता है। तो कभी कभी ना रैंडम ये क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप सतीश प्रसाद सिन्हा याद रखिएगा, ठीक है ना। बता भी दे कब, 1968 में। तीसरा कथन इसलिए सही है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह थे, ठीक है ना, और इन्हें लोकप्रिय रूप से बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। देखिए कभी कभी ना बिहार केसरी किन्हें उपनाम के जाना जाता है, पूछता है क्वेश्चन, तो श्री कृष्णा सिंह को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब मुख्यमंत्री के रूप में इनका जो कार्यकाल था कितने से कितने, 1947 से 1961 तक। कितना, 1947 से 1961 तक है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए व्याख्या समझने के बाद आपके क्वेश्चन दिमाग में ना सारा चीज कवर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न जो बात करते हैं 468 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है बिहार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 2 कथन दिए गए, इन दोनों कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। पहला कथन बोल रहा है बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम 2 अध्यक्ष है, वो कौन है, श्री रेखा गुप्ता, यानी कि रेखा श्रीवास्तव है, ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा जो बोल रहा है बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी, राजेश्वरी देवी थी, ठीक है ना। तो देखिए ये राजेश्वरी देवी वाला सही है, ये बिहार विधानसभा का प्रथम महिला सभापति थी, लेकिन दूसरा गलत है, ठीक है ना। ये बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष रेखा श्रीवास्तव नहीं थी, ठीक है ना। तो इसीलिए पहला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि केवल 2 ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन चलिए एक बार व्याख्या देख लेते ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आएगा, ठीक है ना। तो देखिए बोल रहा है कि कथन पहला गलत इसलिए है कि बिहार राज्य महिला आयोग को जो वैधानिक दर्जा वर्ष 2001 में मिला था, ठीक है ना। और इस आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, मंजू प्रकाश थी, यानी कौन थी, मंजू प्रकाश थी, ठीक है ना, रेखा श्रीवास्तव नहीं थी, ठीक है ना। तो ये इसीलिए गलत हो गया, ठीक है ना, कौन थी, मंजू प्रकाश थी, ठीक है ना। दूसरा कथन इसलिए सही है कि विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी, राजेश्वरी देवी थी, तथा विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। देखिए ना यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपका कवर हो गया, ठीक है ना। तो जो विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। आप बिहार विधान परिषद की पहली महिला सभापति कौन थी, राजेश्वरी देवी थी, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और एक और बस, अगर सच में वीडियो बेहतरीन लग रहा है ना दोस्त, तो चैनल को ना दिल से सब्सक्राइब करके जाना है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, मज़ा नहीं आता है कि नहीं। पूरी मेहनत के साथ आपके लिए पूरा कंप्लीट करवाया जाता है। तो दोस्त चैनल को ना सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जो भी आपके मन में विचार हो इस वीडियो से संबंधित, चैनल से संबंधित, आप जरूर बताइएगा, आपको उस पर काम किया जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर जो प्रश्न है 469 नंबर सवाल है, बोल रहा है मौर्य काल से पाल काल तक के प्राचीन अवशेषों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध पटना म्यूजियम की स्थापना कब किया गया था, ठीक है ना। देखिए मौर्य काल से पाल काल तक जितने भी प्राचीन अवशेष थे उनको एक संग्रह यानी कि रख कर दिखाने के लिए पटना म्यूजियम की स्थापना किया गया था। लेकिन पूछ रहा कि इसकी कब स्थापना हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन पर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर है 1891 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 1901 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1917 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1941 में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आपको ज़्यादा सोचना नहीं, याद रख लेना 1917। क्या लेना है, 1917। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पटना म्यूजियम की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1917 में हुआ था, यानी कि पटना संग्रहालय की बात करें। इसमें जो है प्राचीन काल में जितने मौर्य से लेकर पाल तक जितने भी अवशेष है उस पर संग्रह के लिए पटना म्यूजियम की स्थापना किया गया था, ठीक है ना। आप जाके देख भी सकते हैं, घूम सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे आपको अवशेष देखने को मिलेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए हम आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से भी चीज़ें बता देते हैं। देखिए पटना संग्रहालय की जो स्थापना है 1917 में ना ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था, ठीक है ना। इसका जो उद्देश्य क्या था, यानी कि इसका मोटिव क्या था, बिहार उसके आसपास के क्षेत्रों की प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और पारदर्शिता करना था। समझ में गया ना। तो इसीलिए जिसको पटना संग्रहालय को स्थापना किया गया था। कब किया था, 1917 में। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बिल्कुल आपका समय नहीं गंवाया जाएगा, 1 to 1 को पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। ये जो है 470 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है बिहार के किस व्यक्ति को भारत का डॉल्फिन मैन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, भारत का डॉल्फिन मैन कहा जाता है। देख रहे कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिहार की बातें कर रहा है, यही व्यक्ति जिन्होंने भारत का जो जलीय जीव है उसको डॉल्फिन के रूप में
प्रदान किया गया था। ठीक है ना, तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन पर चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए रविंद्र कुमार सिन्हा, या फिर ऑप्शन नंबर बी है अशोक कुमार गांगुली, ऑप्शन नंबर सी है यशवर्धन कुमार शुक्ल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कुमार जयमेजन। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर है यानी कि रविंद्र कुमार सिंह थे। ठीक है ना, देखिए ये रविंद्र कुमार जो सिंह थे ना, इन्होंने जो है भारत के डॉल्फिन के रूप में इनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिहार के किस व्यक्ति को, तो रविंद्र कुमार सिन्हा को जो है भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, अब क्यों जाना जाता है तो चलिए हम समझ लेते हैं। ठीक है ना, व्याख्या के माध्यम से। तो देखिए रविंद्र कुमार सिन्हा को गंगा नदी में पाट पाई जाने वाली, ठीक है ना, लुप्तप्राय गंगा, ठीक है ना, डॉल्फिन के संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में जाना जाता है। वे एक प्रसिद्ध पर्यावरित थे और वन्य जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने दशकों तक गंगा डॉल्फिन के व्यवहार, प्रजनन और आवास पर व्यापक शोध किया था। माने एक लाइन में आप जानिए, ये रविंद्र कुमार जो सिन्हा थे ना, इन्होंने गंगा नदी में काफ़ी ज़्यादा खोजबीन किया था, खासकर डॉल्फिन के बारे में, उनके प्रजनन के बारे में, उनके व्यवहारिक रूप के बारे में। ठीक है ना, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शोध किया था और इसी वजह से ना इनको जो है भारत के डॉल्फिन के रूप में जाना जाता है। समझ में आएगा ना। एक और चीज़ बता देना चाहते हैं, इन्हीं के प्रयासों के द्वारा ना आज भारत का जो जलीय जीव है, ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, डॉल्फिन है। समझ में आएगा ना, तो इन्हीं के प्रयासों के द्वारा हुआ था। तो देख सकते हो ना बिहार में कैसे कैसे लोग रहते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी मिसाल लेकर आते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर तो हमारा कितना क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्त, 470 प्रश्न कंप्लीट होता है। ठीक है ना, कितना होता है, 470% कंप्लीट होता है। और दोस्त एक और बात बता देना चाहते हैं, ये सिर्फ प्रश्न नहीं है दोस्त, ये आपकी हमारी मेहनत और आपकी सफलता की एक कुंजी है। ठीक है ना, तो दोस्त इस सीरीज को ना बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है ना, हम आपके लिए करेंट अफेयर, उसके बाद से जितने भी जीके जीएस हो सकता है, साइंस वगैरह सब लेकर आएंगे। ठीक है ना, हमारी टीम मेहनत कर रही है। ठीक है ना, इस बार जो बीपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है, एडीओ का जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकलवाए हैं, हम अपना टेलीग्राम दे देंगे, इस पर आपको पूरा लिंक दे दिया जाता है पीडीएफ के साथ साथ, आप वहाँ से भी जाके एडमिट कार्ड आ गया है एडीओ का, आप आराम से निकलवा सकते हैं। ठीक है ना, जिन भी दोस्त का एग्जाम है, जिन भी भाई बहन का एग्जाम है, एकदम दिल खोल कर पढ़ना है। ठीक है ना, और बेहतरीन तक एग्जाम देके आना है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्त ये क्यूआर कोड है टेलीग्राम का, आप अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना चाहते हैं तो इसको स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसके टेलीग्राम के लिंक आराम से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात कि बिहार के आप किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं ना, तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है ना, आप बिल्कुल हिचकिचाइए मत, यूं ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं दिल से बता रहा हूँ ना, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।